टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं शताब्दी के राज्य। ये जो टॉपिक है ये लिया है मैंने 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 से। तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले जान लेते हैं जैसे कि भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक से वीडियो में बना चुकी हूँ जिसमें कि हमने अरब इन्वेशन वाला पार्ट भी कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में जो तुर्क आक्रमण है उनके सिलसिले में जो भी आगे नेक्स्ट इन्वेशन हुए हैं इंडिया पे उनके बारे में हम जानेंगे, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आक्रमण की बात चल रही है तो उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमण किस कारण से होते रहे थे, किस कारण हुए थे, तो भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण। ये जो क्षेत्र है बहुत हरा भरा था और यहाँ पर व्यापार की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। हरा भरा किस कारण था, नदियों से जो पानी है वो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा रहा था, तो इसलिए यहाँ हर प्रकार की फसल पैदा हो जाती थी। तो इसके कारण ही ये व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है और सभी विदेशी आक्रमणकारी हैं वो इसी कारण से इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। नेक्स्ट लेते हैं 13वीं से 15वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के प्रमुख राज्य क्षेत्र दिल्ली, मेवाड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर और बंगाल रहे थे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये ऐबक कौन था? ये था मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है, उसका खास गुलाम होता था, तो उसने ही मोहम्मद गौरी के बाद सत्ता संभाली और ये उसका सेनापति भी था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के आक्रमण का भारत में क्या उद्देश्य था, वो किस उद्देश्य से आक्रमण किया है? तो उसने किया है इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए और तुर्क साम्राज्य के विस्तार के लिए। इससे पहले एक और आक्रमणकारी आया था जैसे कि महमूद गजनवी, जो पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। तो उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या रहा था, जैसे कि लूटपाट करना, लेकिन इसका उद्देश्य क्या रहा है, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना और तुर्क साम्राज्य का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई, इसके बाद भारत में किसने सत्ता स्थापित की? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सत्ता को संभालता है और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो इस राज्य की स्थापना को या तो हम सल्तनत काल जैसे कि आगे जानेंगे, और मेनली इसको क्या नाम दिया गया है, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक गुलाम क्यों कहलाते थे, ये क्वेश्चन आ ही गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश से संबंधित होने के कारण सभी शासक गुलाम कहलाए, क्योंकि ये गुलाम ही थे। मोहम्मद गौरी की खास गुलाम था और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है लाहौर को। दिल्ली सल्तनत के शासकों का शासनकाल, तो सल्तनत काल में किन किन शासकों ने शासन किया है ये जानेंगे। जैसे कि ये जो सल्तनत काल है ये रहा है 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में। तो इसमें किस वंश ने शासन किया है और कब शासन करते रहे हैं वे? जैसे कि गुलाम वंश है 1206 से 90 ईस्वी तक उसने शासन किया है। फिर खिलजी वंश आ जाता है, ये 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1414 से 50 तक सैयद वंश का शासन रहता है और इसके बाद लास्ट में जो शासन संभालते हैं वो है लोधी वंश, जो कि 1450 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था और उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ये था इल्तुतमिश, और उसने अपनी राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को ही बनाता है। इल्तुतमिश ने कब शासन संभाला और राज्य संगठित करने के लिए क्या किया? उसने 1210 से 36 ईस्वी तक राज किया और उसने राज्य को संगठित करने के लिए, अपने इकट्ठा करने के लिए क्या किया? अपने 40 दासों का एक दल नियुक्त किया गया। ठीक है, और उसको 40 दल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने रणथंभौर और ग्वालियर पर आक्रमण कब किया और इसका क्या असर हुआ था? उसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पे आक्रमण किया है। ठीक है, और वहां पे उसने वीर नारायण को हराया है और 1231 ईस्वी में वह ग्वालियर पर हमला करता है और फिर वहां का शासक जो है मंगलदेव, उसको वो हराने में सफल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किन भारतीय शासकों ने इल्तुतमिश को हराया है? ठीक है, तो 1233 ईस्वी में
नागदा के गुआलोत और 1234 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासकों से वह हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में क्या सुधार किए? तो जैसे कि उसने अपने प्रशासन को संगठित करने के लिए कौन सी इक्ता नामक प्रशासनिक इकाई चलाई और नई मुद्रा व्यवस्था स्थापित की। नई मुद्रा व्यवस्था उसने लागू की है और चांदी का सिक्का टका चलाया। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने इल्तुतमिश को बुद्धिमान शासक माना है? तो ये माना है जियाउद्दीन बर्नी ने। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? उसने कब तक शासन किया? ये थी रजिया बेगम और उसने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया है। मध्यकाल में सिंहासन पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका है ये, ठीक है। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये जो पीरियड है, जो सल्तनत काल हम पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान के विरोध किन सूबेदारों ने किया? तो मुल्तान, झांसी, लाहौर और बदायूं के सूबेदारों ने इनका विरोध किया है। लाहौर के किस सूबेदार के विद्रोह को दबाने में रजिया सफल हुई? तो ये है कबीर खां। तो उसके विद्रोह को दबाने में रजिया सफल हो पाती है। किस सूबेदारों से वह हार गई थी, यानी कि कौन सा ऐसा सूबेदार था? तो ये जो रजिया सुल्तान है बटिंडा का सूबेदार है तुलनी है, तो इससे ये अल्तुनी है, इसे हार जाती है और उसने रजिया को बंदी बना लिया, ठीक है। तो अभी हार से बचने के लिए रजिया क्या करती है? तो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दिल्ली का शासन पाने के लिए फिर दोबारा से वो प्रयास करती है, यानी कि ट्राई अगेन। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो ये 1240 ईस्वी में कैथल के समीप उसके जो कुछ विद्रोही हैं तो उन्होंने उसका वध कर दिया था। सूबेदार उसका विद्रोह कर रहे थे ना, तो उन्होंने ही उसका वध कर दिया। रजिया सुल्तान का मकबरा है, उसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ये कैथल शहर में इसकी मृत्यु की गई थी, तो वहीं पे इसके मकबरे के अवशेष मिले हैं। बलबन कौन था और उसका संबंध किस कबीले से था? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और अवसरवादी व्यक्ति था, यानी कि अवसर का लाभ उठाने वाला। उसका संबंध मूलतः वह किस कबीले से है? इल्बरी कबीले से माना गया है। अपनी किस योग्यता के कारण इल्तुतमिश के जो दल चालीसा उसमें शामिल हो पाता है? तो ये था महत्वाकांक्षी और अवसरवादी व्यक्तित्व या नीति के कारण ही वह इस दल में शामिल हो पाता है। इसका एक सदस्य मात्र था वो। रजिया के शासनकाल में धीरे धीरे वो किस पद पर पहुंच गया था? तो अमीर शिकार, यानी कि शाही शिकार का जो प्रबंधक है वो बना दिया गया था रजिया ने इसको। और उसने फिर क्या किया? रजिया को अपस्त करने और बहराम शाह को सुल्तान, यानी कि मदद की है इस बहराम शाह की, इसलिए सुल्तान बनाने में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहराम शाह ने बलबन को किस पद पर नियुक्त किया? तो उसने आमीर आखिर शाही अशोशाला का प्रबंधक नियुक्त किया है, ठीक है। रजिया के टाइम पे शिकार का प्रबंधक था वो और अब शाही अशोशाला का प्रबंधक, और उसने बहराम शाह ने उसको रेवाड़ी और हासी की जागीरें भी एक तोहफे के रूप में दे दी, यानी कि उसको राज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली के शासन पर किसके प्रयास से बैठा? तो 1246 ईस्वी में बलबन के प्रयास से वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ पाता है। और नसरुद्दीन ने उसे क्या बनाया? देखो वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहाँ तक पहुंच जाता है? वजीर तक पहुंच जाता है। और इस सम्राट की मृत्यु होती है 1266 ईस्वी में, ठीक है। तो फिर वो स्वयं सुल्तान बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। और उसने लगभग एक क्वेश्चन और कवर हो जाता है, दिल्ली पर शासन किया है 1286 ईस्वी तक, यानी कि 20 वर्षों तक वो दिल्ली की सत्ता को संभाले रहा। नेक्स्ट है, सिज्जे और पावोस का क्या अर्थ है? ये दोनों ही प्रथाएं थी जो कि चली हुई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया? ये जो बलबन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन दोनों प्रथाओं को सख्ती से अपने टाइम में लागू किया है। तो पहले जान लेते हैं सिजदा क्या है और पावोस क्या है। घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, उसको ही सिजदा कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, सुल्तान के कदमों को चूमना। यहाँ तो सिर झुकाना है बस सिजदा, और चूमना कदमों को वो पावोस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।